प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून। पहले से ही सॉरी फॉर माय वॉइस टुडे। आज जरा आवाज खराब है और बहुत समय से बात नहीं किया ना। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद अभी जस्ट मैं एक सेंटेंस बोली बिफोर वी स्पोक, तो जैसे बात करते जाऊंगी आवाज खुल जाएगा। तो excuse me for that. All right, let's come back to Yoga Sutra. We are on Sutra number 4.9. Okay, 4.8 में अम, त्रिवि त्रिविपाक गुणों के बारे में उन्होंने बात किया था। अम, मतलब कर्म के बारे में बात किया था उन्होंने कि कर्म 3 प्रकार। लास्ट आई थिंक 7 और 8 दोनों सूत्रों में कर्म को स्पेसिफाई किया है कि योगी जो होता है वो कौन से प्रकार का कर्म करते हैं और बाकी लोग जो है अन्य जो है वो कौन से प्रकार का कर्म करते हैं। अब कर्म की जब बात होती है तो कर्म संस्कार की बात भी आती है। बिकॉज जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार तो तैयार होते ही है और उसका फिर क्या होता है ये सवाल आता है। 4.9 में वो कहते हैं जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनन अनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। ओके, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं जाति देश और काल। अब ये 3 शब्द हमारे काफी पहचान के हो गए। जाति यानी योनि या स्पीशीज या रेस या क्लास। देश यानी स्थल, जिस जगह का है, लोकेलिटी। काल यानी समय या कौन से पॉइंट पे हम कहते हैं ना वो। और व्यवहिता नाम का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में, मतलब अलग करने वाला। जो चीज दो चीज को डिवाइड करता है वो, या गैप कह लो सिंपल वर्ड्स में। अपी का मतलब होता है ऐसा होते हुए भी। अनंतरियम, अनइंटरप्टेड शिक्षा, बिना किसी अंतर के कंटिन्यूअसली जो चलता है उसको अनंतरियम कहा है। स्मृति यानी हमारी मेमोरी, और संस्कार यहो यानी कर्म संस्कार। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है जिसके जवाब में ये सूत्र है ये बता दूं तो बहुत आसान रहेगा। हमारे कर्म संस्कार और हमारी स्मृति, देखो, अनेक पिछले अनेक जन्म की स्मृति होती है। करेक्ट। हम सब मानते हैं कि मेमोरीज कंटिन्यू होती है और हम ये भी मानते हैं कि संस्कार भी कंटिन्यू होते हैं। तो जाति देश काल मतलब अनेक जन्मों के बाद, अनेक आयु में, अनेक योनियों में, यानी जाति में, और अनेक जगह पे हम कहाँ भी जाए, कैसे भी, जिस जगह जाए, जैसे भी रूप में हम हो, ये स्मृति और ये संस्कार ये कैसे कंटिन्यू रहते हैं। स्मृति और संस्कार हम सब जानते हैं कि फ्रॉम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम कंटिन्यू होते हैं। राइट। कर्म कंटिन्यू नहीं होते, कर्म के संस्कार कंटिन्यू होते हैं। हाँ, हमारी कहानी रिपीट नहीं होती लेकिन उसकी स्मृतियां हमारे साथ चलती है। ये कैसे होता है, मतलब हाउ डज दिस हैपन। उसके जवाब में वो यहाँ पे कह रहे, ऑन अकाउंट ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन मेमोरी एंड द संस्कारास यानी इम्प्रेशंस, the feelings appear simultaneously even when they are separated by birth, space और time. काल बदल चुका, जन्म बदल चुका, हमने जो योनि में जन्म लिया है वो योनि भी बदल चुका। फिर भी ये क्यों, क्योंकि ये एक साथ चलते हैं। क्योंकि स्मृति हो या कर्म संस्कार,
दोनों एक जैसी भावना निर्माण करते हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं, और इसलिए ये दोनों कंटिन्यूटी में रहते हैं। मराठी में यहाँ पे मैंने लिखा है, वासनांचे संस्कारच स्मृती रूपाने उदित होत असतात। तो जो वासना के संस्कार है वो स्मृति के रूप में पैदा होते हैं, म्हणजे स्मृती आणि संस्कार ह्याच्यात एक रूपता असते, असते, हे ते संस्कार स्मृती रूपाने चित्तामध्ये उदित होतात। या होणाऱ्या कारण असते की जे आय एम सॉरी, आय जस्ट कंटिन्यू दॅट सेंटेन्स संस्कार स्मृती रूपाने चित्तात उदित होण्याला कारण असते, जे जाती देश कालच्या अंतर जात असते। द फ्रूट्स ऑफ ऍक्शंस रिमेन इंटैक्ट फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर। राइट? तो वो जो हमारे संस्कार है वो स्मृति के रूप में होते हैं। स्मृति ही जो हमारी है, जो संस्कार को हमारे चित्त में एक वृत्ति देती है, एक गति देती है, एक मूवमेंट देती है, और जाति देश काल के परे ये चलते रहता है। ठीक है? तो इस सूत्र में से दो तीन बातें साफ होती है। पहली ये है कि हमारे कर्म के जो फल है या हमारे कर्म के जो संस्कार है वो एक जन्म से दूसरे जन्म हमारे साथ चलते हैं। दूसरी बात, memory is the recognition of the latent impressions. These, there cannot be any the gap between the two. स्मृति और संस्कार, इसके बीच में कोई गैप नहीं हो सकता। क्या शब्द यहाँ पे उन्होंने यूज किया है? व्यवहितनम, यानी कोई गैप नहीं, इनको इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। देर कैनॉट बी अ गैप बिटवीन स्मृति एंड संस्कार। तीसरी बात, कर्माशय क्रिएट्स वासना फ्रॉम विच अराइज क्लियर मेमोरी, फ्रॉम विच कर्माशय इज फॉर्म्ड एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। कर्माशय है, हमारे कर्म संस्कार है, वो संस्कार के वजह से टेंडेंसीज बनती है हमारी, या जिसको हम वासना कहते हैं, और वो वासना की पूर्ति के लिए हम कर्म करेंगे, फिर कर्माशय इकट्ठा होगा, फिर उसकी वासना बनेगी, तो ये साइकिल चलती ही रहती है। दस इवन दो सेपरेटेड बाय बर्थ्स, there is a sequential non-interruption because there is no break in the relation of cause and effect। तो अनेक जन्म हो जाता है, लेकिन जन्म, हमें ये जन्म वो जन्म सप्रेशन है, लेकिन कर्म संस्कार और स्मृति बेजोड़ चलते रहते हैं। यू नो, बिना टूटे, आई मीन टू से, बिना टूटे ये चलते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली बहते हैं, और कार्य कारण भाव यानी कॉज एंड इफेक्ट जो कर्मा की थियरी है ये कायम रहती है। आप साइंस ले लो, आप वेस्टर्न साइंस ले लो, आप इंडियन फिलोसॉफी ले लो, आप कोई भी प्राचीन दुनिया की कोई भी प्राचीन संस्कृति ले लो, कोई भी बड़ा मास्टर होने से कर्मा की थियरी को निगेट नहीं किया कर पाते हैं कोई। ये अनंत काल से चलता आया है, ये प्रकृति का नियम है, और ये नियम अनुसार ही चलता रहेगा। इज दिस क्लियर? द रिलेशनशिप बिटवीन स्मृति एंड संस्कारस, राइट? इट इज विदाउट अ गैप। तो 4.10 में फिर वो आगे कहते हैं, अम, तासा तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्। सो तासाम यानी वो जो स्मृतियां हैं, वो जो संस्कार है, अनादित्वम, उस वो अनादि है, अनादि यानी इटर्नल, हाँ, विदाउट अ बिगिनिंग एंड विदाउट एन एंड। च, और आशीष, यानी आशीष यानी जीने की तमन्ना, द विल टू लिव, यू नो, द डिजायर फॉर लाइफ। नित्यत्वात, इटर्नली चलता है। दीज impressions, memories and desires have existed eternally। भाई, देखो क्यों ये कर्म संस्कार चलते रहते हैं। अभी देखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पे पतंजलि लेते लेते हैं। यहाँ तक उन्होंने कर्म का एस्टैब्लिश कर दिया, कर्म संस्कार वासनाओं को एस्टैब्लिश कर लिया, स्मृतियों को भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये संस्कार और स्मृति इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं कि इनको अलग नहीं किया जाता, और जाति देश काल के
across time, place and lifetimes, it continues, ये हमेशा कंटिन्यू होता है। और अब वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ही इज गिविंग द रूट रीजन, मूल कारण कि ऐसा क्यों है। ही इज सेइंग बिकॉज द विल टू लिव इज इटर्नल। क्योंकि जीने की है ना ममता, अमेजिंग, जीने की चाह। यस जी। मैम एक जी बात पे मेरे घर में एक अभी चल रहा है, वो एकदम फिट होता है जो। जी। हाँ, अभी लास्ट वीक मेरे घर में पूजा थी ना, उसी दिन मेरी छोटी देवरानी का माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट हुआ। ओके। उसका मैं देख रही हूँ ना जब से ये आशीष बोला, तो उसके वजह से इतने टफ लाइफ में वो बार बार बचते बचते आ रही है। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। सॉरी, मैं थोड़ा हल्दी और शहद है बीच बीच में लेती रहूंगी, जस्ट टू सूद माई थ्रोट। बिल्कुल ये बात है ममता कि द विल टू लिव, लेकिन ये विल टू लिव है ना, ये हरेक में होता है। कोई भी योनि का व्यक्ति होने दो, कोई भी जाति का, मतलब जीवात्मा अगर है तो जीने की चाह ये इनबिल्ट आती है हमारी। कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई मच्छर, कोई कीड़ा, कोई वृक्ष, कोई प्राणी, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मरना चाहे। हाँ, जीने की चाह सब में होती है, ये इनेट बिल्ट इन हमारे अंदर होती है। तो वो कह रहे हैं पतंजलि कि ये जो संस्कार है, ये जो स्मृतियां है, इसलिए कंटिन्यूड रहती है, जिनके वजह से लॉ ऑफ कर्मा कंटिन्यूड रहता है। ये सब कुछ इसलिए कंटिन्यूड है क्योंकि द डिजायर टू लिव इज देयर, आशीष नित्यत्वात्, जीने की चाह हमारे अंदर नित्य स्वरूप में है। जीने की चाह अगर हमारे अंदर नहीं होती तो हम आ, शायद ये जिंदगी इस तरह से जीते भी नहीं। सी, द विल टू लिव इज द प्रीमोडियल अर्ज टू मैनिफेस्ट। अब ये जीने की चाह क्यों है? which puts the wheels of cause and effect into action, which goes on eternally. Thus samskaras are also इटर्नल, यानी आनंदवित्वम। तो ये जो संस्कार है ये भी इटर्नल है, क्योंकि क्यों जीने की चाह है? हम कभी छुपना नहीं चाहते, हम हर पल व्यक्त रहना चाहते हैं। अब इसको थोड़ी और अलग नजरिए से देखो, थोड़ी गहराई की नजर से देखो। जीने की चाह, मृत्यु का भय, इसके वजह से है? नो, नॉट रियली, नॉट रियली। द फियर माइट बी देयर but not really. It is because we want to be seen, we want to be manifested, we want to be there. हमको व्यक्त होना है, और उसकी वजह से ये जीने की चाह है। हमारा कैसा है? आई मे नॉट बी एग्जिस्टेंट बट लेट मी लिव फॉर एवर। ये चाह होती है हमारी। कि व्यास कहते हैं चित्त भूमि बदलती रहती है दो कारण से। हम्म? मूल चित्त जो है ये सर्वव्यापी है, लेकिन चित्त की जो भूमिका है हम सब जानते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हम दूसरी चित्त के अवस्थाओं को भी जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, निरुद्ध। राइट? ये जो चित्त भूमि है, ये द स्टेट एंड स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये ऑल द टाइम बदलते रहते हैं। तो इसको व्यास समझाते हैं कि दो कारण है, एक इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन है, और दूसरा इंटरनल, एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है। दो कारण वो बताते हैं, एक्सटर्नल। और ये हमारी चित्त की भूमि की अवस्था बाह्य कारणों से, एकाग्र, निरुद्ध या क्षिप्त, विक्षिप्त, इसके वजह से होती है। अब देख, जो योगी है, इसके बाह्य कारण चित्त भूमि के, स्थिर चित्त भूमि के,
शांत चित्त के कौन से हो सकते हैं? तो वो है पूजा, प्रार्थना यानी वर्शिप, अर्चना, वंदना। फिर है दान, चैरिटी। ये जो हमने, ये सब अलग अलग गुण जो हमने सीखे हैं ना, इनके वजह से हमारी चित्त भूमि एकाग्र हो सकती है। तो ये बाह्य कारण बनता है। और इंटरनल कारण, it depends on the mind, like those like who follow मैत्री करुणा मुदि, तो ये जो फॉलो करने वाले हैं, इनके चित्त अलग होते हैं। आपने देखा है ना, क्षिप्त चित्त वालों को देखा है, विक्षिप्त चित्त वालों को। देखना क्या है, हम खुद उसमें से गुजरे हैं। हमने खुद को मूढ़ चित्त में आज भी देखते हैं, लेकिन अब हम पहचानते हैं कि मैं मूढ़ में आई हूँ, या मैं विक्षिप्त में हूँ, या मैं एकाग्र चित्त में हूँ। Right. So the mind gains Ritambhara Prajna, knows all knowable at the same time, which we also call as a सिद्धि। तो जब ये बाह्य और आंतरिक कारण चित्त को स्थिर करने वाले हम फॉलो करते हैं, तब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, हम ऋतंभरा प्रज्ञा में आते हैं। और ये जो ये जो व्यक्त होना, जो हम बहुत जरूरी समझते हैं इस जीवन में, ये व्यक्त होने की चाह निकल जाती है, द डिजायर टू मैनिफेस्ट। और उसके बाद हम शरीर में हो ना हो, ये मायने नहीं रखता। और अगर हम शरीर में है या नहीं भी है, व्हेन वी आर ओके विथ एनीथिंग, तो हमारी स्मृतियां, हमारे संस्कार, हमारे कर्म संस्कार, ये सारे क्षीण होने लगते हैं। ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रूट पे ही हमने इसको बदल डाला है। हमारे चित्त में वृत्तियां को हमने शांत कर दिया है। आ रही है मेरी बात समझ में? इज दिस वेरी क्लियर? इट्स इंपॉर्टेंट, या? Here Patanjali is simply pointing out that vasanas or karma samskaras or smritis are eternal. ये कहीं नहीं जाने वाले, ये रहने ही वाले हैं। अब उनको हमारे चित्त में प्रवेश देना या नहीं देना, ये हमारा चॉइस बनता है। अगर हमने उनको प्रवेश नहीं दिया, वो तो है, वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। हमारे चित्त को हमने बदल डाला, हमारी चित्त भूमि ही हमने बदल डाली, तो ये कुछ नहीं कर सकते। दे आर देयर बट दे बिकम इनएक्टिव। दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग टू स्वे अस, राइट? Desires exist since beginning of time. Through yoga sadhana, they can be eradicated so that the kaivalya can be experienced. A mind or a chitta developed under the grace of yoga, which is shanta chitta, which then makes kaivalya or mukti possible. शांत चित्त हो गया तो अब आप कैवल्य के लिए तैयार है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 4.11, it's clear, right? You're getting the connection between karma samskaras, smrutis, karmas, many lifetimes, ये सारा जुड़ रहा है, right? Let's go to 4.11. अब 4.11 में वो कहते हैं हेतु फल आश्रय आलम्बनौ संग्रहितत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। तो वो ये कह रहे हैं, देखो ये चार चीजें हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ओके, दीज फोर, इनका मतलब क्या होता है? हेतु यानी क्या? कॉज। फल यानी क्या? इफेक्ट। आश्रय यानी क्या? आश्रय यानी सहारा जिसको कहेंगे, ग्राउंड सपोर्ट जिसको हम कहेंगे, या सबस्ट्रेटम आप कह सकते हो, बेस, है ना? कोई भी चीज रखनी है तो बेस चाहिए, राइट? तो उसको कहते हैं आश्रय। और आलंबन, आलंबन यानी जो आधार देता है, सपोर्ट करता है, वो यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और विषय जिसको हम बोलेंगे। ओके, ये चार चीजें हैं। इनको इकट्ठा रखने वाला यानी संग्रहितहात, संग्रहितहात का हितत्वात, आई एम सॉरी, संग्रहितत्वात यानी इनको एक साथ रखने वाला, अभावे कॉजिंग वासनास और डिजायर्स, जिनके वजह से
वासना जो है या इच्छाएं जो है, ये अभी वह ये गायब हो जाते हैं। when we allow these four to disappear, then even for a short time the true self is experienced। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्वान। हमको सबको क्यों, why have I written over here, even if for a short time। हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं ये चारों खत्म हो जाते हैं। सही है, राइट? एम आई राइट? हाँ, मेडिटेशन में कॉज एंड इफेक्ट, कर्म कर्म संस्कार और आश्रय आलंबन सब कुछ खत्म, टाइम प्लेस, हम थ्री डायमेंशन में से निकल ही जाते हैं, हट ही जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो थोड़े समय के लिए जब भी हम सांस रोकते हैं ये चारों रुक जाते हैं। तो ये चार है जो इकट्ठा है, जिसके वजह से वासनाएं है। अगर इन चार को छोड़ दिया तो वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देना चाहूंगी। एक्चुअली ये बार बार रिपीट हुआ है, बट आई विल जस्ट रीड इट वन मोर टाइम। ये जो हमारी चित्त भूमि, अभी हमने कहा ना कि हमारी चित्त भूमि शांत नहीं है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, वगैरह वगैरह, घूमती रहती है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी हमारे चित्त में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। समाधि पाद में चले जाओ आप, और मैं पूछती हूँ ये चित्त वृत्ति किसके वजह से है? Why are there fluctuations in our चित्त भूमि? क्लेश की वजह से। what is that? What causes क्लेशा? पंच क्लेश हमने पढ़ा। विचार, डिजायर्स, what causes पंच क्लेशा? वासना, अविद्या। डिजायर्स, अविद्या। 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 यस। ओके। तो ये जो अविद्या है ये मूल कारण है। अगर हमको पता होता हम कौन है तो क्या हम दुखी होते? वी आर द ऑल पावरफुल सोल्स। हम सर्वव्यापी है, हम सर्वत्र है, हम सर्वज्ञानी है। क्या हमें ये पता है? अगर पता होता तो हम कभी दुखी नहीं होते। तो सारी वृत्तियों का जड़ क्या है? अविद्या है। ठीक है? अविद्या क्या करता है? चित्त में वृत्ति निर्माण करता है। ठीक है? अब वृत्ति जो निर्माण होती है उसके वजह से हम कर्म करते हैं। कर्म किया इसलिए उसका परिणाम आता है, यानी कर्म फल मिलता है। ओके? जो कर्म फल जो है वो ही हमारा आश्रय बन जाता है। किस चीज के लिए? आलंबन के लिए, जिसके आधार पर हम फिर से कर्म करते हैं। मतलब फिर से वासनाएं जागृत होती है, फिर से अविद्या है, फिर से ये पूरा साइकिल जो है ये रिपीट होता है। अविद्या के वजह से वृत्ति में वृत्ति संस्कार, ठीक है, यानी वृत्तियां चलती है। वृत्तियां चलने के वजह से कर्म करते हैं, कर्म के वजह से कर्म संस्कार बनते हैं, कर्म संस्कार के वजह से वासनाएं तैयार होती है। वो वासनाओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए हम फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म के संस्कार तैयार होते हैं, फिर वासना तैयार होती है, फिर हम कर्म करते हैं। राइट? ये पूरा साइकिल जो है ये हमें जन्म और मरण के फेरे में बांधे रखता है। राइट? अगर विद्या आ गई, अगर विवेक ख्याति आ गई, अगर ऋतंभरा प्रज्ञा हमें प्राप्त हो जाए, वी ओवरकम दीज फोर। ये चारों खत्म हो जाएंगे। कौन से चार? हेतु फल आश्रय आलंबन। ये चारों खत्म हो जाएंगे। अलाउ देम टू डिसअपियर विद द लाइट ऑफ प्रज्ञा। अंधकार में है ना, अविद्या यानी अंधकार है, डार्कनेस है, राइट? इग्नोरेंस है, अंधकार है। ये अविद्या का अंधकार विद्या के प्रकाश से हट जाता है, चला जाता है, निकल जाता है। राइट? सो we overcome these four, allow them to disappear with the light of प्रज्ञा। और कर्म संस्कार और स्मृति भी तो गायब हो जाएगी उसके साथ। all of it will disappear. Here Patanjali is actually offering
a solution for all samskaras. अब इतना कर्माशय है हमारे पास, आशय यानी गठड़ी, गठड़ी नहीं हमारा तो भर भर के कर्म के संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। अब किस किस को चुन चुन के तुम खत्म करोगे, कहाँ कहाँ पे तुम काम करोगे, सेल्फ वर्क कहाँ कितना करोगे। तो यहाँ पे पतंजलि एक ही सॉल्यूशन देते हैं, प्रज्ञा को जागृत कर दो, सारे संस्कार गायब। ऋतम भरा प्रज्ञा में आ जाओ, विवेक ख्याति में आ जाओ। उसके पहले क्या, विवेक ख्याति में आने के लिए सत सत विवेक बुद्धि में आना पड़ेगा। अब विवेक बुद्धि में आने के लिए पहले बुद्धि को जागृत करना होगा। हाँ, हाँ, जागते रहो, उठ जाओ, ये जो है ऑल दीज आर कॉल्स, वेकअप कॉल्स, राइट। सो चित्त वृत्ति निरोध, आई विल टेक अप वन मोर सूत्र एंड देन वी कैन स्टॉप। ओके, 4.12 में वो कहते हैं, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्व भेदात धर्मणाम। अतीत यानी पास्ट, आप जानते हो। अनागतम यानी फ्यूचर। स्वरूपात अपने मूल स्वरूप में, अस्ति होते हैं, अध्व यानी परिस्थितियों में, भेदात अलग अलग, अध्व भेदात यानी कंडीशंस बीइंग डिफरेंट, और धर्म नाम यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या इनहेरेंट प्रॉपर्टी। The past and the future exist in the present in their own forms. Only difference is in the characteristics यानी धर्म नाम of the forms taken at different times. बहुत इंटरेस्टिंग, ये और एक क्लैरिफिकेशन है बहुत यहाँ पे। देखो, टाइम इज एन इल्यूजन, आगे जाके हम देखेंगे प्लेस इज ऑल्सो एन इल्यूजन, आफ्टरवर्ड्स। टाइम इज एन इल्यूजन, वी नो दैट, राइट। अब there is no past and there is no future, there is present. पतंजलि is saying agreed, ये जो अतीत और अनागतम है, ये दोनों खाली वो समझाते हैं कि जो अतीत है, जो अनागतम है यानी पास्ट या और फ्यूचर है, वो दोनों का अस्तित्व किधर है, वेयर आर दे आर नाउ इन द प्रेजेंट। लेकिन रूप बदला हुआ है, उनका स्वरूप अलग है, इसलिए हमको वो अलग अलग महसूस होते हैं। इस चीज को हम पास्ट बोलेंगे, इसको फ्यूचर बोलेंगे, इसको प्रेजेंट बोलेंगे। दोनों भी अब भी है, बिकॉज देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्यूचर, देर इज ओनली द प्रेजेंट, एंड बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। बट उनके स्वरूप जो है ये अलग है उनके। और क्या होता है, past and present are woven in past and future are woven into the present, though they appear different due to the movement of the moments। तो ये हमको अलग अलग कैसे दिखते हैं, एक्चुअली सिर्फ क्षण है। हाँ, बहुत बार हमने इस पे बात की है। एक मोमेंट, जो ये क्षण, कौन सा क्षण, ये क्षण, कौन सा क्षण, ये क्षण, राइट। तो ये जो क्षण है यही सच्चाई है। लेकिन जब एक क्षण दूसरे क्षण के साथ, मतलब बहुत गति से जब वो चलता है, तब हमें वो मूवमेंट दिखता है, या सो मोमेंट्स बिकम मूवमेंट्स। इस मूवमेंट के वजह से द इल्यूजन ऑफ टाइम इज देयर। इसको कहते हैं क्षण चक्र। क्षण चक्र काल चक्र में परिवर्तित होता है, वरना सिर्फ क्षण है। हाँ, हम बहुत बार उदाहरण देते हैं, जैसे फिल्म की रील है, देखोगे तो फिक्स पिक्चर्स है, लेकिन वो इतने फास्ट घुमाते हैं कि हमको मोशन पिक्चर दिखता है या मूवी दिखता है। वही बात वो यहाँ पे समझा रहे, जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, अब भी है, लेकिन उनका स्वरूप बदला हुआ है। कैसे? ओके, द फ्यूचर एग्जिस्ट इन इट्स पोटेंशियल फॉर्म। अब पोटेंशियल फॉर्म समझते हो, राइट? शक्यता। जो भविष्य है वो शक्यता के रूप में अब भी यहाँ पर है। While the past exists in the feelings and emotions experienced before। और हमारा जो पास्ट है वो अभी कैसे है, हमारे भावनाओं के रूप में। तो जो भी हुआ था उसका फीलिंग हमारे अंदर प्रेजेंट है, यानी पास्ट हमारे प्रेजेंट में है
और पोटेंशियल फॉर्म में हमारा फ्यूचर भी अभी है। द प्रेजेंट इज द ओनली ट्रुथ। तो परम सत्य क्या बना? अभी, ये क्षण, ये प्रेजेंट हमारा परम सत्य बना। द थ्री स्टेट्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैव बीन एक्सप्लेन्ड अबाउ इन द रेफरेंस टू देयर कॉन्स्टिट्यूंट प्रिंसिपल, यानी स्वधर्म। दो शब्द पतंजलि ने यहाँ पे स्वरूपतः भी बोला है, और कैसे हम उसको पहचानते हैं? तो उनके धर्म के हिसाब से हम उसको पहचानते हैं। अगर इमोशंस के रूप में है तो हम बोलते हैं ये पास्ट है, अगर शक्यता के रूप में है तो हम बोलते हैं ये फ्यूचर है, और अभी जो अनुभव हो रहा है वो तो हमारा प्रेजेंट है ही है। इन तीनों के स्वधर्म अलग अलग है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। इसको समझाने के लिए व्यास भाष्य में वो जो उदाहरण देते हैं वो ये है। दो उदाहरण दिया जाता है। एक तो घड़े का, घट जिसको हम कहेंगे। सो पहले मिट्टी स्वरूप में था, फिर उसको हमने आकार दिया और एक घड़ा बनाया। वो घड़ा, वो पॉट जो है, दैट पॉट इज नाउ इन द प्रेजेंट, right? So in the past it was in the form of clay or mud, and now is in the form of pot. After some time it will be an old pot, पुराना हो गया घड़ा। और कुछ समय बाद जब वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी के साथ एक रूप हो जाएगा, तो वो फिर से उसका स्वधर्म में वो आ गया, ऐसा हम बोलेंगे। एग्जैक्टली वही हमारे शरीर के साथ भी होता है। हाँ, लेकिन हम ये हम उदाहरण पे भी सुनना नहीं चाहते, राइट? बिकॉज वी डोंट वांट टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स नॉट देयर, राइट? तो ये एक उदाहरण दिया जाता है। दूसरा, फोटो एल्बम का उदाहरण दिया जाता है। कल के सारे फोटो अब भी है। ये कल की मैं कैसे दिखती थी, मैं कैसे पहचानती हूँ? मुझे तो याद नहीं है मैं 1 साल की कैसे दिखती थी, मेरी स्मृति वीक है, राइट? लेकिन मेरा फोटो एल्बम मुझे बताता है कि मैं 1 साल की कैसे दिखती थी। यानी मेरा जो अतीत है वो अब भी वर्तमान में उस फोटो के रूप में अब भी है। हम्म? और अभी मैं जो हूं सो तो मैं हूं ही हूं, राइट? और शक्यता है कि मैं अभी हूं, यानी मैं भविष्य में भी होंगी। सो आई एम इन माई पोटेंशियल फॉर्म इन दिस वेरी फोटो एल्बम। तो ये दो उदाहरण दिए जाते हैं। अविद्या causes the illusion of time. When prajna arises, we can see all three together in its true form. अविद्या जब चली जाती है ना, जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जब हमारी दिमाग की बत्ती जल जाती है, तभी हम ये तीनों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि भाई ये तो एक ही है। वो मिट्टी ही है, वो घड़ा भी मिट्टी है, वो नया घड़ा है वो भी मिट्टी है, वो पुराना वाला है वो भी मिट्टी है। उसके मूल स्वरूप में, स्वधर्म में हम उसे देखते हैं। अगर हमारी बात की जाए, जो मैंने कहा कि हम करना नहीं चाहते, फिर भी मैं कर लूंगी, तो ये शरीर मेरा मूल स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वधर्म नहीं है। तो मेरी स्वधर्म में इस जीवन में पैदा होने से पहले और मृत्यु के बाद, जब मैं दोनों देखूंगी, मुझे पता चलेगा मेरा स्वधर्म क्या है, मैं कौन हूं। आई एम कॉन्शियसनेस, बिकॉज आई विल नो दैट आई वॉज, आई नो दैट आई एम, एंड आई विल नो दैट आई विल बी, दैट आई एम अ कंटिन्यूटी, राइट? ये हमें पता चलेगा। A very good place to stop today. You will see why in our, हमारे क्षेत्र भी वहीं पे है जहाँ पे पतंजलि है और जहाँ पे दोनों के साथ हम हैं। ओके, 4.13 we will do tomorrow. So without taking a pause, I will continue यहाँ पे, क्योंकि पतंजलि की ही बात क्षेत्र आगे किस तरह बढ़ाते हैं आप देखोगे। We are on page number, मैं पढ़ते पढ़ते बहुत आगे बढ़ गई क्या? हाँ, वी आर ऑन पेज नंबर 35। ऑलराइट, और कल हमारा एक सेशन खत्म हुआ था जहाँ पे शेथ ने हमें समझाया था कि एक टीचर जो अलग अलग दुनियाओं में जाता है, अलग अलग यूनिवर्स में जाता है, वहां पे उसके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं। वो तो अपना काम करना चाहता है, वो अपना
अपना धर्म जो है, एक गुरु का, एक टीचर का रोल जो है वो करना चाहता है। कहीं कहीं वो मार्ग मिल जाते हैं, क्योंकि हर दुनिया अलग है, हर दुनिया का स्वरूप अलग है। और फिर भी वो मार्ग ढूंढ लेता है, और अगर मार्ग मिल जाए तो अपना काम वो वहां पे करता है। कभी कभी ऐसी दुनिया होती है, ऐसे ब्रह्मांड होते हैं जिनकी बिल्कुल उन्हें पहचान नहीं होती, और फिर वहां पे वो अपना काम नहीं कर पाते। अगले सेशन में आज वो बोलते हैं, नाउ योर आइडियाज ऑफ स्पेस आर हाईली इरोनियस। मैंने आपसे कहा ना, टाइम इज एन इल्यूजन, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेस बीइंग एन इल्यूजन। ऑलराइट, देखो, हमारी जो संकल्पना है स्पेस को लेकर, क्षेत्र जिसको हम कहेंगे या जगह हम कहेंगे, स्पेस को लेकर हमारी जो संकल्पना है, ये बहुत ही गलत है। संकल्पना ही गलत है। ओके, यहाँ पे वो कह रहे, सो इन माई कॉन्टैक्ट्स विथ योर स्पीयर ऑफ एक्टिविटी, आई डू नॉट स्वीप थ्रू ब्राइट और गोल्डन स्काईज लाइक सम स्पिरिचुअल सुपरमैन इनटू योर फिजिकल डोमेन। अगर आप सोचोगे आकाश से तेज की तरह ये एक तेजस्वी स्वरूप श्वेत का हमारी दुनिया में घुस आया, सुपरमैन की तरह आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई विल गो इन टू दिस इन अ लेटर चैप्टर, इसको और विगत में मैं बाद में बात करूंगा। बट इन अ वेरी रियल मैनर, स्पेस एज यू परसीव इट सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे काल नहीं है, वैसे स्थल भी नहीं है। ऑल राइट, जैसे हम देखते हैं 10 बाय 10 का ये स्क्वायर फुट एरिया, या ये मेरी लोकेलिटी, ये मेरा एरिया, यानी मेरे देश का क्षेत्रफल, मेरे घर का क्षेत्रफल, मेरे शहर का क्षेत्रफल, इस दुनिया का क्षेत्रफल, हम क्षेत्र को जैसे समझते हैं, ऐसा ये क्षेत्र नहीं है। नॉट ओनली इज द इल्यूजन ऑफ स्पेस कॉज्ड by your own physical perceptive mechanisms, but it is also caused by mental patterns that you have accepted, patterns that are adopted by consciousness when it reaches a certain stage of evolution within your system. अब ये जो स्पेस है ना, हमारी आंखें नजर जाती है अमुक डिस्टेंस तक, तो मुझे आधा किलोमीटर दूरी तक का समझो दिखता है। तो हमारी जो ये सेंस ऑर्गन्स है, इन सेंस ऑर्गन्स की जो लिमिटेड क्षमता है, इसकी जो सीमित कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम क्षेत्र या क्षेत्रफल को देखते हैं। ठीक है, पर उतना ही नहीं है। जब हम एक योनि से दूसरे योनि में जाते जाते एक विशिष्ट योनि यानी मनुष्य योनि तक पहुंच जाते हैं, जब हमारा पूरा एवोल्यूशन हो जाता है, तो ये सारे योनियों से गुजरते हुए, मनुष्य बन के भी अनेक जन्म से गुजरते हुए, हमारे मानसिकता बन जाती है, हमारा एक मेंटल पैटर्न बन जाता है। एक मेंढक के लिए, वो जिस तालाब में बैठा है, उस मेंढक के लिए वो पूरी दुनिया है। उस तालाब के बाहर कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। कोई मछली है जो फिश बोल में है, हाँ, फिश टैंक में है, उसके लिए वो पूरी दुनिया है। वैसे ही हमारे लिए एक समय था जब हमको जो दिखता है उसके हिसाब से हम क्या कहते थे, भूगोल नहीं, भू फ्लैट है। फिर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, फिर हमको समझा कि नहीं, पृथ्वी ये मेरी दुनिया है। फिर हम उसके बाहर निकल गए, और हम बाकी के हमारे सूर्यमाला यानी सोलार सिस्टम को हमारी दुनिया हम मानने लगे। और जिस क्षेत्र में हमारा सोलार सिस्टम है, उसको हमारा यूनिवर्स हम मानने लगे। तो जैसे एवोल्यूशन होता है, हमारी मेंटल पैटर्न्स बदलती जाती है।
वो जो लोग थे, वो जो जमाना था जब लोगों को लगता था अर्थ इज फ्लैट, भूमि जो है ये फ्लैट है, उसको अगर आप सूर्यमाला की बात करते, क्या लगता? मानता वो? बराबर। तो हमारी मानसिकता, तो यहाँ पे शेत इज एडिंग वन मोर रीजन और वन मोर एंगल टू अवर परसेप्शन। हम कोई भी जगह को, कोई भी स्थल को, कोई भी स्पेस को ना ही सिर्फ हमारी नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता से भी हम उसे देखते हैं। इज दिस क्लियर? व्हेन यू अराइव। और मॅम यस, यस सुचित्रा, टेल तुम्ही ते आता मेंढा म्हणजे बेडकाचं जे उदाहरण सांगितलं ना, तर ती अवस्था मी म्हणेन की आमच्या सर्वांची रीडिंग जॉईन करायच्या आधी होती. हो. हा. रीडिंग जॉईन केल्यानंतर आमच्यामध्ये इव्हॉल्युशन झालं आणि आम्हाला पूर्ण असं सगळं जग तुम्ही दाखवलं रीडिंग मधून किंवा बघायला मिळालं. म्हणजे हे जिवंत उदाहरण असं म्हणता येईल बाबा. आपण एकत्र बघितलं म्हणूया आपण. हा. आपण राईट. सो तो मेंटल पॅटर्न बदलली की नाही? है ना? बस परफेक्टली कळलंय तुम्हाला मेंटल पॅटर्न म्हणजे काय. परसेप्शन तर कळतं, इंद्रिय आणि इंद्रियाचं काम हे आपल्याला तन्मात्रा समजतात, पण त्याच्याबरोबर आता आपल्याला मेंटल पॅटर्न पण कळलं. थँक्यू सुचित्रा, एंड गुड एग्जाम्पल. यस. अब वो कहते हैं आगे, व्हेन यू अराइव और एमर्ज इनटू फिजिकल लाइफ, not only is your mind not a blank slate waiting for the scrolls that experience will write upon it, but you are already equipped with a memory bank far surpassing that of any computer. मैंने कहा ना, पतंजलि जो बात कर रहे हैं वही बात शेत करने वाले हैं, ठीक है? वही सूत्र यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। स्मृति संस्कार आशय, है ना? तो स्मृति और संस्कार, वो यहाँ पे शेत वही बोल रहे, आप एक कोई कोरी पार्टी नहीं हो। जब आप पैदा होते हो, आपके अंदर ऑलरेडी स्मृति होता है और संस्कार आशय होता है, यानी मेमोरी बैंक होती है। और इतनी बड़ी हमारी मेमोरी बैंक है, कि कोई कंप्यूटर में फिट नहीं बैठेगी। उतना तो मेमोरी वाला कोई कंप्यूटर बना भी नहीं। यू फेस योर फर्स्ट डे अपॉन द प्लैनेट विथ स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑलरेडी बिल्ट इन, though they may or may not be used, and they are not merely the result of heredity as you think of it. तुम्हारे यहाँ जब हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर इतनी कुशलताएं होती है, इतनी क्षमताएं होती है, शायद वो क्षमता का हम उपयोग, स्किल्स जिसको हम फिजिकल स्किल्स कह लो, उसका हम उपयोग करें ना करें, वो बात अलग बनती है। लेकिन वो क्षमताओं को लेकर हम जन्म में आते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे, व्हाट डू यू से, फॉर हेरिडिटरी, वो हमारे पूर्वजों से आया है या डीएनए में आया है। जी, आनुवंशिक। अनुवंशिक, अनुवंशिक है, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट। मैं बहुत ही सिली उदाहरण मेरे मन में अभी एक आ रहा है, पर मैं दे ही देती हूँ। कोई बच्चे को सिखाना पड़ता है कि माँ की स्तन से निपल पे होठ लगा के वो दूध चूसे, तो चूसने की क्रिया उसको सिखानी नहीं पड़ती। फिर भी कोई बच्चे होते हैं जो चूसते ही नहीं और माँ का स्तन का दूध का प्राशन कर ही नहीं सकते। राइट। लेकिन क्या इसका मतलब आगे ये है कि वो आगे जाके बड़े होके किसी भी चीज को नहीं चूसते? क्या वो आम चूस कर नहीं खा सकते? राइट। यानी चूसने की क्षमता उनमें थी, किसी भी वजह से उन्होंने उसका यूज तभी किया नहीं। सो यहाँ पे स्किल सेट हमारे पास होती है, वेदर वी यूज इट और नॉट डजेंट मैटर। ये उसके लिए उदाहरण मैंने आपको दिया। और दूसरा, ये हेरिडिटरी नहीं है। हाँ, you may think of your soul or entity, though only briefly and for the sake of this analogy, as some conscious। and तो अभी जो उदाहरण दे रहे हैं, आप समझ लो आप एक आत्मा हो, एक एंटिटी हो, यानी आप जो भी हो,
कुल मिलाकर जो बने हो उसको कहते हैं एंटिटी। पहले दिन पे ही स्मिता जी ने बहुत सुंदर तरह से एंटिटी का मतलब समझा दिया। हाँ, सो आप आत्मा हो, एक एंटिटी हो, ये समझ लो इस उदाहरण के लिए। as some conscious and living, divinely inspired computer who programs its own existences and lifetimes। आप एक आत्मा हो जो कॉन्शियस हो, ओके, यानी आप जानते हो कि आप हो, जिंदा हो, लिविंग हो, डिवाइनली इंस्पायर्ड और आप प्रेरित हो। सो यू नो, निसर्गतः आपके अंदर एक प्रेरणा है। ऐसा ये आप एक कंप्यूटर हो जो अनेक जन्म, अनेक अस्तित्व तैयार करता है, या अनेक जन्म लेता है, या अनेक अस्तित्व में आता है। But this computer is so highly endowed with creativity that each of the various personalities it programs spring into consciousness and song, and in turn create realities that may have been undreamed of by the computer of itself। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनना, स्पेशली जो आत्मा जानते हैं। हम एक आत्मा है जो हम हमारी अलग अलग अस्तित्व को डिजाइन करते हैं। हम जिंदा है, हम जानते हैं कि हम है, और हम अलग अलग योनि, अलग अलग जाति, अलग अलग देश, अलग अलग काल में हम अस्तित्व में आते हैं। ये आप सब जानते हो, ये हम सब जानते हैं, राइट? यहां तक तो हमने पढ़ा है। जानने की बात यहाँ पे जो शेथ हमें दिखाना चाहते हैं वो ये है कि जब हम अस्तित्व में आते हैं तब हम जो निर्माण करते हैं, खुद को जो बनाते हैं, एक नए गाने की तरह, एक नया क्रिएशन जो हम करते हैं, वो आत्मा भी नहीं जानता वो करना। ये वो आत्मा को भी, वो कंप्यूटर को खुद ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे अंदर से व्यक्त हो सकता है, ये मैं बन सकता हूं, या मेरा ये स्वरूप भी हो सकता है। हु डज इट? कॉन्शियसनेस डज इट। हमारा जो मूल प्रकृति है, हमारी जो मूल स्वरूप है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस रहता कहाँ है? आत्मा में। तो ये सोल या ये एंटिटी है, किस चीज से बनी है? कॉन्शियसनेस से बनी है। कॉन्शियसनेस क्या करता है? खुद को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? अलग अलग रूप में, अलग अलग जाति में, अलग अलग काल में, अलग अलग समय पर वो व्यक्त होता है। और वो जो जो सुंदर व्यक्त होता है, जो ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस, ब्यूटीफुल निर्मिति जो खुद की करता है, आत्मा ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर अस्तित्व ये समाया हुआ है मुझे। हाँ, आ रही है बात आपकी ध्यान में? इज दिस क्लियर? ओके। ईच सच पर्सनालिटी, तो हमने अनेक व्यक्तिमत्व निर्माण किए। ईच सच पर्सनालिटी however comes with a built-in idea of the reality in which it will operate। ओके, एक बात यहाँ पे खत्म हो गई। वहां पे वो रुक भी गए थे, और फिर आई थिंक 5 मिनट के बाद उन्होंने बोलना फिर से शुरू किया, और अब थोड़ा सा अलग मुद्दा। तो एक बात आपको समझ में आ गई, आत्मा, एंटिटी, कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस क्रिएशन। ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब वो आगे कहते हैं, अब कॉन्शियस क्रिएशन यानी अलग अलग व्यक्तिमत्व जो हम बनाते हैं। पता है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब मैं अभी खुद का ही अनुभव बता सकती हूँ, और क्या बताऊं। अम कभी कभी अचानक से कहीं ऐसी जगह पे होती है जहां पे मैं शांत बैठी हूँ, और कुछ बोलना नहीं, मतलब वो हेतु से ना गए हैं, ना उस प्रकार के लोग अपेक्षित थे, मतलब कोई सेटिंग नहीं है। अचानक से कोई कुछ पूछ लेता है, और फिर मैं बोल देती हूँ, और जब मैं वो बात को समझा देती हूँ, उसके बाद मैं ही अचंभित हो जाती हूँ कि अरे ये मुझे
मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस बात को इतनी अच्छी तरह समझी हूँ और इतनी अच्छी तरह मैं समझा सकती हूँ। तो ये मेरी एक पर्सनालिटी बनी। तो यहाँ पे अब जो आगे शेत कहने जा रहे हैं, ये मैंने उदाहरण के तौर पे दिया कि हमारी पर्सनालिटी दिन में या क्षण में बदलती रहती है। या दिस इज वन पर्सपेक्टिव, ये एक दृष्टिकोण बना। आप अलग अलग पर्सनालिटीज को अलग जन्म में, अलग जाति में, अलग अस्तित्व, इस तरह से भी आप ले सकते हो। हाँ, फिलहाल तो भी ओके, देखते हैं। मुझे सिर्फ पर्सनालिटी यानी क्या ये समझाना था। Each such personality, however, comes with a built-in idea of the reality in which it will operate, and its mental equipment is highly tailored to meet very specialized environments. Okay, so now it's clear. जो मैंने पहला उदाहरण दिया वो छोड़ दो। अलग अलग अस्तित्व हम जब लेते हैं, चाहे वो पृथ्वी तत्व में होने दो या किसी और लोक में होने दो, इस डायमेंशन में होने दो या कोई और डायमेंशन में होने दो, जिस भी डायमेंशन में हम मैनिफेस्ट होते हैं, यानी जन्म लेते हैं या अस्तित्व में आते हैं, तब हमारे अंदर उस दुनिया में, उस लोक में, उस यूनिवर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है ना, वो बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अंदर पहले से ही होता है। तो अगर आप मनुष्य जन्म ले रहे हो, तो एक मनुष्य की तरह जीने के लिए जो भी एप्स चाहिए वो पहले से ही बिल्ट इन हमारे अंदर होते हैं। जैसे अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं, करेक्ट? तो वैसे ही अलग अलग दुनिया के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो हमारे अंदर बिल्ट इन होते हैं। बहुत, सिर्फ बॉडी के नहीं, माइंड के भी। तो इस दुनिया में इस समय पे हमारा मन इस तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन शायद किसी और युग में हम बहुत अलग सोचने वाले लोग हो सकते हैं, या किसी और यूनिवर्स में, किसी और वर्ल्ड में जहाँ पे हमारा स्वरूप ही अलग है, वहां पे हमारा इक्विपमेंट भी अलग रहेगा। It has full freedom, but it must operate within the context of existence to which it has been programmed. अब जो प्रोग्रामिंग की गई है, इस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास काफी फ्रीडम है कि, लेकिन वो प्रोग्राम का जो दायरा है ना, उसके अंदर हमको जीना होगा। ओके, उसके अंदर जीना होगा। यानी कैसे? मैं जानती हूं कि मैं एक आत्मा हूं, आत्मा सर्वव्यापी है। तो अब ये 10 माले के टेरेस पे मैं खड़ी हूं, और अब मैं आत्मा को तो कुछ है नहीं, मैं कूद जाऊं तो देर इज नो टाइम, देर इज नो स्पेस, एंड आई विल जस्ट जम्प एंड आई विल कंटिन्यू। वैसा होने वाला नहीं है, बिकॉज इस दुनिया के, इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के कुछ नियम है। एक नियम है, द रूल ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी से मैं ऊपर से नीचे पटकने ही वाली हूं, तो उसको तोड़ नहीं सकते। तो उधर से कूद के 90 माले के का आधार लेके लटकना, ये मेरे पास चॉइस है। वहां से किसी और गैलरी में कूद जाना, यानी स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर चोर की तरह जो उतरते हैं ना, वो सब करने के लिए मेरे फ्रीडम है। लेकिन खुद को उड़ने की मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मैं उड़ नहीं सकती। ऑलराइट, जो भी मेरा ह्यूमन, ये जो बना हुआ है, ये जो क्रिएशन है, इसके कुछ नियम है, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो वो पहले से ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसको वो तुम तोड़ नहीं सकते। विद इन द पर्सनैलिटी हाउएवर, लेकिन ये जो मैं हूं, ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो 10वें माले से कूद कर 2 पैरों पे जमीन पर लैंड नहीं हो सकती, ऐसी ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, उसके अंदर अंतर ज्ञान जिसको हम कहेंगे, उसके अंदर इज द कंडेंस्ड नॉलेज दैट रिसाइड्स इन द कंप्यूटर एज अ होल।
लेकिन मेरे अंदर वो कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? जिसका नाम है सोल और एंटिटी। ये जो सोल नामक या एंटिटी नामक जो कंप्यूटर मेरे अंदर है, वो आत्म ज्ञान है। सारा ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। आई मस्ट emphasize that I am not saying that the soul or entity is a computer, but only asking you to look at the matter in this light in order to make several points clear. हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपका आत्मा एक कंप्यूटर है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे, ताकि आप उस तरह से सोच सके, मैं बता रहा हूं। Each personality has within it the ability not to gain a new type of existence in the environment, in your case, in physical reality, but to add creatively to the very quality of its own consciousness, and in so doing, to work its way through the specialized system, breaking the barriers of reality as it knows it. ओके। हर पर्सनालिटी जो है, हर अस्तित्व जो है, उसके अंदर एक क्षमता होती है। वहां पर वो रूप नहीं बदल सकता। हाँ, मैं एक स्त्री हूं तो मैं एक स्त्री ही रहूंगी मरते दम तक। मैं आदमी नहीं बन सकती। ऑलराइट, अनलेस कि मेरे अंदर बिल्ट इन ऐप अलग हो, आदमी के गुण हो, और आजकल साइंस की सहायता से सेक्स चेंज प्रोग्राम किया जा सकता है, वो बात अलग है। बट जो मैं स्त्री तत्व में जन्माई हूं, मैं जो स्त्री हूं, इसको मैं नहीं बदल सकती, ये फिजिकल रियलिटी। लेकिन हाँ, इसका स्वरूप मैं जरूर बदल सकती हूँ। पता है, अभी हमारी जो नवदुर्गा रूप है, सारी स्त्रियां हैं। काली माँ से लेकर तो दुर्गा जो सौम्य रूप है या पार्वती रूप है, ये अलग अलग देवियों का रूप है। सारे के सारे स्त्री है, लेकिन देखो उन्होंने अलग कार्य, अलग अस्तित्व, अलग मैनिफेस्टेशन, अलग स्वरूप अपना अपना बनाया है। हाँ स्मिता, इफ यू कुड second me on this example once we finish reading this point. All right, so we can work through the specialized system, breaking the barriers of reality. तो मैं महाकाली का रूप ले सकती हूँ, या मैं दुर्गा का रूप ले सकती हूँ, या जो भी अलग अलग माताओं का रूप है, लेकिन जो मूल मेरा है वो नहीं बदलता। ये वो यहाँ पे कह रहे। नाउ देर इज अ पर्पस इन ऑल दिस दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस लेटर। अब ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। आई मेंशन दिस होल सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं इसलिए इस विषय की बात कर रहा हूँ, however, because I want you to see that your environment is not real in the terms that you imagine it to be. तो हम सोचते हैं कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसका सत्य मानकर हम चलते हैं, लेकिन ये भी तो बदलता हुआ है। जो हमने पीछे पढ़ा था। Not real in the terms that you imagine you to be. When you were born, then you are already conditioned to perceive reality in a particular manner and to interpret experience in a very limited but intense range. जब हम पैदा होते हैं ना, तब भी हमारा कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुका हुआ होता है कि दुनिया को आप इस नजरिए से देखोगे, आप आपके एनवायरनमेंट को इस स्वरूप में देखोगे या इस तरह से देखोगे, तो पहले से ही ये कंडीशनिंग हमारी हुई हुई होती है। I must explain this before I can clearly give you an idea of my environment. तो आपका जो environment है, मनुष्य रूपी जिस प्रकृति में आप जन्मे हो, वो जो प्रकृति है, अगर मेरी दुनिया आप समझना चाहते हो, तो आपकी दुनिया की प्रकृति आपको समझनी होगी, और ऑफ दोज अदर सिस्टम्स ऑफ रियलिटी इन विच आई ऑपरेट। आपकी दुनिया आप जैसे देख रहे हो वैसी नहीं है। क्या क्या नहीं है हमारी दुनिया में? टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, बराबर। अब वो बोल रहे हैं कि आपको जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है।
ये तो हमने ऑलरेडी दर्शन शास्त्र और उपनिषद में हमने, जहाँ पे दर्शन इस शब्द का ही अर्थ होता है जो जैसा है उसको वैसे मूल रूप में देखना। और ये तो हमारी दुनिया मायावी दुनिया है, सब कुछ रूप बदल के है, तो उसका मूल रूप हमको दिखता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं दिखता है? तो यहाँ श्वेत कहते हैं कि क्योंकि आपका कंडीशनिंग हुआ है पैदा होने से पहले, यहाँ पे जन्म लेने से पहले ही आपका ब्रेन कंडीशनिंग उस तरह से हुआ है कि आप वैसा ही देखोगे। तो ये जो कैमोफ्लाज है, ये जो स्वरूप बदला हुआ है, आप उसी को देखोगे, ऐसी तरह से ही आप बने हो। अब वो कहते हैं there is no space between my environment and yours. For example, no physical boundaries that separate us. वो कह रहे हैं जब मैं अलग अलग दुनिया बोलूंगा तो आप ये एक दुनिया वो एक दुनिया, ऐसे आपके दिमाग में चित्र आएंगे, अनेक डायमेंशन। या जैसे हमारे दिमाग में आता है जब हम 14 लोक की बात करते हैं, तो ये हम भूलोक यहाँ पे है, हमारे ऊपर 7 लोक और हमारे नीचे 6 लोक है, तो ये हम सातवें। तो ये इस तरह से हम, our mind works that way. It looks in hierarchy. कल ही हमारी ये बात हुई ना, चर्चा हुई कि हायरार्की के नजर से मत देखो। वो कह रहे हैं मेरी दुनिया और आपकी दुनिया को डिवाइड करने वाली कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आपका क्षेत्र अलग, मेरा क्षेत्र अलग, ऐसा नहीं है। There are no boundaries, is what he is saying over here. Okay. In a very real way of speaking, your concept of reality as seen through your physical senses or scientific instruments or arrived at through deduction bears little resemblance to the facts, and the facts are very difficult to explain. वो कह रहे हैं आपके जो ये ज्ञान ग्रहण करने वाले इंद्रिय जो है ना, या तो आपके पास जो मापदंड है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स, या तो तीसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, डिडक्शन। या तो हम बोलते हैं ना, अच्छा हाँ 100 में से 10 गया, 90 रह गया, या इतने हिस्से में से इतना हिस्सा चला गया। तो ये जो हमारी काबिलियत है, द कैपेसिटी टू डिडक्ट। जो सत्य है, जो तुम्हारी दुनिया है, जो प्रकृति है, वो कण भर भी नजदीक नहीं है। मतलब तुम इस दुनिया को जिस तरह से देखते हो, तुम्हारी दुनिया एक कण भी वैसी नहीं है। गोली मार भेजे में म्हणजे फक्त दिसतं तसं नसतं एवढंच नाहीये स्मिता, गो ऑन. I myself am digesting all that he is talking here. So before we go into the next part which you have just started, I just felt that let us simplify, what we did on the previous page. तो चलना उनको ये कहना है कि जब वो पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं तब वो एक्चुअली हमारे लाइफटाइम्स के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम अस्तित्व में आते हैं तो हमने ही हमारी रियलिटी चूज की हुई होती है। टू क्रिएट योर रियलिटी, यू डिसाइड, यू प्री प्लान before taking up this reality, what you're going to be, how you're going to be. And this supercomputer that we are, it has got all the memories. Okay, now all the memories means that all the memories of every lifetime, all the sanskaras. Like Dr. Newton कहते हैं कि जब हम बॉर्न होते हैं तो जैसे हमें प्राण आता है, उस वक्त there is a chip that is inserted, like a chip that is inserted in the computer with all the data. सारा डेटा हमारे इस अस्तित्व में आ जाता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो हमारे एक एक
कण में होता है, हमारे एक एक सेल में होता है। इसलिए आजकल क्लोनिंग करके दूसरे किसी को निर्माण कर सकते हैं, बिकॉज हर एक पेशी में वो मेमोरी होती है। तो जब हम अस्तित्व में आते हैं तो हम चूज करते हैं और हम इस पर्सनालिटी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मिता इन दिस लाइफ टाइम, और हमें फ्रीडम होता है, लेकिन हम सारा कुछ बदल सकते हैं। यानी हमने जो प्री प्लान कॉन्शियस में किया है इस पर्सनालिटी का, वो हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्लम डॉग, ओके, कैन सॉरी टू यूज बिकम अ दैट, मिलियनर। कैन यस। बिकम अ मिलियनियर। वो चेंज कर सकता है, अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है, और वो फ्री विल है। दैट इज अ गिफ्ट जो हमने अपने आप को दिया है, कि हमें फ्री विल है। यानी नीचे जाके हम अगर स्लम डॉग बने तो हमें मिलियनियर बनने का भी फ्री विल है, और हम हमारी क्रिएटिविटी उसमें बदल के हमारा प्री प्लान बदल के वो हम सब कुछ बन सकते हैं जो हमें बनना है। क्योंकि हमें वो क्षमता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाईली एंडाउड विथ क्रिएटिविटी। बहुत सारी क्रिएटिविटी है। अब ये पर्सनालिटीज है, ये कैसे ऑपरेट करती है? अब जैसे आके आपने कहा कि वो पर्सनालिटी जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में हो, वो पर्सनालिटी किसी और डायमेंशन में, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक की नोट्स में एक्सपीरियंस कर रही हो वो कॉन्शियसनेस, तो फिर उसके लिए खाना पीना सोना जरूरत है क्या? नहीं, उसके लिए तो सिर्फ बजना जरूरत है, राइट? तो जिस जिस पर्सनालिटी में हम जाते हैं, उसे जिस क्षमता की या जिस क्वालिटी की या जिस रियलिटी को समझने की जरूरत है, वो सारा कुछ हम में होता है। उस इजिएस्ट एग्जाम्पल इसका कैसे देंगे हम, कि जब हम सादा पिक्चर देखने जाते हैं तो हम देखते हैं और सुनते हैं। जब हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो हम चश्मा लगाते हैं, फिर ही हमको वो दिखाई देता है जैसे हमें देखना है। उसी तरीके से ठीक कॉन्शियसनेस हमें वो क्षमता हमें होती है जब हम कोई भी पर्सनालिटी में आते हैं। और तीसरे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ओके, सो इट्स द सेम थिंग व्हाट आई सेड। या यस, थैंक यू श्वेता, बहुत सुंदर, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, और भी आपने सिंप्लीफाई कर दिया। यानी दो चीजें बनती है, एक है कि तुम जिस दुनिया में जन्म ले रहे हो, अस्तित्व में आ रहे हो, उसके नियम के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसके नियम के अंदर तुम जो चाहे वो बन सकते हो। यानी स्लम डॉग टू मिलियनर, ये तुम बन सकते हो। तो वहां पे फ्रीडम भी है, लेकिन तुमको नियमों का पालन, जैसे मैंने कहा, छठे माले से कूदकर दो पैरों पे नीचे लैंड होना नामुमकिन है। तो वो उस तरह से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो रूल्स ऑफ ऑपरेशन है वो उसका भंग नहीं कर सकते। या इस दुनिया में टाइम और स्पेस का हम रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करना जरूरी है हमारे लिए, अगर हमको मनुष्य के लिए की तरह अच्छी तरह से जीना है, तो समय को मानकर चलना होगा। राइट? ब्यूटिफुल, थैंक यू स्मिता सो मच, दिस इज एग्जैक्टली द सपोर्ट दैट आई नीड। एंड बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक बात उन्होंने की। दूसरी बात वो जो बोले है यहाँ पे, कि आपको जो ये दुनिया दिख रही है ना, जिस दुनिया में मनुष्य, अभी आपकी ये पृथ्वी तत्व, ये आपकी दुनिया है, ये तुम्हारी फिजिकल रियलिटी, तुम्हारी दुनिया है। ये तुमको जैसे दिख रही है, उसका मूल रूप अगर आप देखोगे तो ऐसा, ये ऐसी बिल्कुल है ही नहीं। ऑलराइट। और अभी स्मिता जी जो एग्जाम्पल दे रही थी, उससे मुझे याद आया कि उपनिषदों में भी ये एग्जाम्पल दिया है। स्मिता जी ने एग्जाम्पल दिया प्लेन मूवी और 3D मूवी। अब हमको ये दुनिया कैसे दिखती है? जैसे कि एक मूवी चल रही है, राइट? हीरो हीरोइन, झाड़ पौधे, ये वो, मंदिर मस्जिद, जो भी है जो भी है जो भी है। एक्चुअली वो है क्या जो हम देख रहे हैं? वो, वहां पे कोई मूवी नहीं है, वहां पे सिर्फ एक सफेद पर्दा है।
तो वो जो स्क्रीन है, जो कुछ नहीं कर रहा, कहीं नहीं जा रहा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर, कुछ भी जहां पे नहीं हो रहा, बस है, वो हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन हमको क्या दिखता है? हमको इतने सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं, हमको इतनी सारी अलग अलग रंग रूप, क्या 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 दिखता है। हाँ, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस इज व्हाट ही मीन्स, आई थिंक, व्हेन ही सेज दैट व्हाट यू परसीव एज रियलिटी, द फैक्ट ऑफ योर रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। हाँ, तो ये एक्चुअली दिस इज एन उपनिषदिक एग्जाम्पल, यू नो, अबाउट द स्क्रीन बीइंग द कॉन्शियसनेस। चित्त है ये हमारी, ये चित्त भूमि कह लो आप तो भी चलेगा, जिस पे अलग 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 रंग खेलते हैं या अलग अलग खेल होता है। अदरवाइज एक्चुअली व्हाट आर वी आर दिस वाइट स्क्रीन। ओके, ऑलराइट, चल आई मूव अहेड, आगे का। या द और वो कह रहे हैं बेयर्स लिटिल रिसेम्बलेंस टू द फैक्ट। तो तुम्हें जो दिखता है और तुम्हारा जो हकीकत है, इसके अंदर कुछ भी साम्य नहीं है, और जो हकीकत है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। राइट, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, एंड द फैक्ट्स आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। You know what our Upanishads are? All our Upanishads are explanations of the facts. कोई इस तरह से समझाता है, कोई उस तरह से समझाता है, कोई इस दृष्टिकोण से समझाता है, कोई इस तरह से देखो बोलता है, कोई उस तरह से देखो बोलता है, लेकिन है क्या? सत्य एक ही है। सो दे आर ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट रियलिटी इज, सत्य क्या है या सत्य क्या है। ऑलराइट, ये बात करते करते जेन जो थी वो ऐसे थोड़ी आगे सरकी, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं कुछ मुद्दा बोलना चाहती हूँ तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है। उसकी आंखें और गहरी हो गई थी, और वाइड, डार्क एंड वाइड उसकी आंखें हो गई थी। आगे शेद समझाते हैं, योर प्लैनेटरी सिस्टम्स एग्जिस्ट एट वंस साइमल्टेनियसली बोथ इन टाइम एंड इन स्पेस। आपने सबको अपना सोलर सिस्टम का ड्राइंग निकाला है स्कूल में। हाँ, सूर्यमाला का आपने सबने चित्र निकाला है, राइट। और वहां पे आपने पृथ्वी का ये जगह, विनस का ये जगह, जुपिटर का ये जगह, नेपच्यून का ये जगह, हर एक को मास भी सबको आपने अलग अलग जगह दी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो सूर्यमाला है, आपका जो सोलर सिस्टम है, एक ही समय पे और एक ही जगह पे है, अलग अलग समय और अलग अलग जगह में अस्तित्व में नहीं है। The universe that you seem to perceive either visually or through instruments appear to be composed of galaxies, stars and planets at various distances from you. हम तो गिनती भी करते हैं कि सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है, या चंद्र की दूरी हमारे से इतनी है, या हम कहते हैं ये अलग अलग ग्रह की दूरियां कितनी है, या पूरे तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनके अपनी अपनी अलग अलग जगह, अलग अलग समय, अलग अलग दूरी, इसकी हम बातें करते हैं, राइट। हमारे को सिर्फ हमें आंखों से वैसा नहीं दिखता, हमने जो देखने के साधन बनाए हैं ना, जैसे टेलीस्कोप या बाकी कोई स्कोप्स जो भी बनाए होंगे, वो साधन भी हमने हमारे नजरिए में फिट होने वाले बनाए हैं। तो हमारे साधन भी गलत है और हमारा नजरिया भी गलत है। हाँ, लिमिटेड, गलत नहीं कहूंगी, गलत शब्द गलत होगा, लिमिटेड है वो। इट इज गलती है वहां पे, रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है, विकल्प है वहां पे। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। बेसिकली हाउएवर दिस इज एन इल्यूजन, लेकिन ये भी एक बड़ी माया है, एक इल्यूजन है। योर सेंसेस एंड योर वेरी एग्जिस्टेंस एज फिजिकल क्रीचर्स प्रोग्राम यू टू परसीव द यूनिवर्स इन सच अ वे। हमारे हमारे इंद्रिय ही ऐसे है कि दुनिया हमें वैसे ही दिखे उसके। जैसे स्मिता ने अभी कहा, अगर तुम प्लेन मूवी देख रहे हो तो तुम प्लेन चश्मा या प्लेन आंखों से देख लो, लेकिन 3D मूवी आपको देखनी है तो 3D का चश्मा चढ़ाना होगा भाई, वरना आपको वो मूवी ठीक से दिखेगा नहीं।
या उसका जो इफेक्ट है वो आपको, वो सच में कैसा है पिक्चर, ये आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे वही वो बात कर रहे हैं कि however this is an illusion, your senses and your very existence as physical creatures program you to perceive the universe। हमारे अंदर की बिल्ट इन ऐप की क्षमता ही उतनी है, हमारे अंदर बिल्ट इन एप्स ही ऐसे है कि हमको वैसा ही दिखेगा, राइट? ये बात वो कह रहे, द यूनिवर्स एज यू नो इट इन योर इंटरप्रिटेशन इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स एज दे इंट्रूड अपॉन योर थ्री डायमेंशनल रियलिटी। तो जो भी हमारे जो भी घटित होता है, जो भी इवेंट होता है, जो भी कुछ होता है, उसको वो हमें ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही हम बने हैं। द इवेंट्स आर मेंटल। ये जो घटनाएं हैं वो एक्चुअली घट नहीं रही, ये हमारे दिमाग के अंदर है, क्योंकि हम वैसा उसे देख रहे हैं, इसलिए वो हमारे अंदर उस तरह से हमें दिख रही है, राइट? The universe as you know it is your interpretation of events that intrude upon your three-dimensional reality. The events are mental. This does not mean that you cannot travel to other planets, for example, with that physical universe, any more than it means that you cannot use tables or hold books or glasses and oranges as our table coffee did at that moment, although the table has no solid qualities of its own. जो स्थूल दिख रहा है, जो सॉलिड दिख रहा है हमको, एक्चुअली वो सॉलिड है ही नहीं, उसका मूल स्वरूप एनर्जी है, उसका मूल मूल स्वरूप जो है उसमें कोई सॉलिडिटी है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक टेबल पे ग्लास नहीं रख सकते या किताब हाथ में नहीं ले सकते। हम वैसे बने हैं, हमारी दुनिया वैसी बनी है, नहीं, हम ऐसे बने हैं कि हमारी दुनिया हमें ऐसी ही दिखती है, हमारा ब्रेन ही वैसा है, हमारा नजरिया भी वैसा है, हमारी पर्सनालिटी वैसी है, हमारे सारे ज्ञान इंद्रिय जो है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो भी वैसे हैं। जो जो एनर्जी है, एनर्जी को रूप रंग आकार दे देता है और उसको सच मान के चलता है और उसके उसके हिसाब से व्यवहार करता है। व्हेन आई एंटर योर सिस्टम, अब मैं जब तुम्हारे सिस्टम में आता हूं, आई मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ मेंटल एंड साइकिक इवेंट्स। You would interpret these events as space and time, and so often I must use the terms, for I must use your language rather than my own. देखो, मेरे यहाँ कोई स्पेस टाइम होता नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ स्पेस और टाइम है, तो मुझे अपने आप को इस तरह से पेश आना है कि तुम्हारी भाषा में मैं बात कर सकूं, और इसलिए स्पेस और टाइम, काल स्थल, ये मुझे शब्द का इस्तेमाल करना होगा, जबकि मेरी दुनिया में इनका अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी इन शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना होगा। Root assumptions are those built-in ideas of reality of which I spoke, those agreements upon which you base your ideas of existence. Space and time, for example, are root assumptions. आपण ह्याला मूलभूत तत्व म्हणतो। काहीतरी मूलभूत तत्व असतात, त्या तत्वावर आधारित सगळ्या गोष्टी घडतात। अगर मान के चलो कि समय है, मान के चलो कि स्पेस है, जब हम ऐसा मान के चलेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर स्पेस और टाइम हमारे अर्थ प्लेन पे से, भूलोक से हटाया जाए तो हम सब, पता नहीं क्या होगा हमारा। आ रही है बात ध्यान में? तो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर, एक जीवात्मा बनकर, कोई भी एक जीव बनकर, अगर यहाँ पे हमको जन्म जन्म हमने अस्तित्व में हम आए हैं, तो इसके नियम अनुसार हमारे इंद्रिय है, इंद्रिय के सीमितता, लिमिटेशंस अनुसार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम और स्पेस को माना गया है। अगर इसको हटा दिया जाए, दीज आर रूट अजम्पशंस, वो उसको बुलाते हैं,
अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाएगी, राइट? सो कोई रूट अजम्पशंस होते हैं. ईच सिस्टम ऑफ रियलिटी हैज इज ओन सेट ऑफ सच अग्रीमेंट्स. इसका मतलब हर जगह पे बाकी के रियलिटीज में भी ये रूट अजम्पशन है, ऐसा नहीं है. क्या पूरी ब्रह्मांड, क्या अनेक ब्रह्मांड, क्या जितनी दुनियाएं हैं वो वैसी है? तो वैसा नहीं है. हर एक दुनिया का, हर एक ब्रह्मांड का, हर एक यूनिवर्स का, जिसको रियलिटी कहते हैं, यस स्मिता, हर रियलिटी का अपने अपने रूट असम्पशंस अलग अलग है. टॉप पिया, अनम्यूट कर लो, आप बात करो, बोलो बोलो. अब ये रूट एजम्पशन, हाँ, हम्म. रूट एजम्पशन का सिंप्लीफाई करेंगे तो मीनिंग क्या है हम्म. कि अगर हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति, कि खूब रागित है, हम्म. वो बहुत चिड़चिड़ी है व्यक्ति, हाँ. एक जन कहेगा बहुत चिड़चिड़ी है, एक हम्म. जन कहेगा ओ शी इज वेरी सॉफ्ट. ये कंट्रोवर्सी सुनी है हमने. जी अब जब बिल्कुल. मेरे सामने वो व्यक्ति आएगी तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ी करेगी, करेक्ट. उसका रागिटपना ही दिखाएगी, जी. क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी, मेरा कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग है और इतना क्रिएटिव है कि मैं उस व्यक्ति को भी टर्न कर सकती हूँ. हम्म. इस रियलिटी को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करें, तो हम जो सोचते हैं वही हम क्रिएट करते हैं. इवन सामने वाले व्यक्ति के गुण में भी वही आता है जो हम प्रोमिनेंटली देखते हैं. लेकिन इसलिए सत्य बिल्कुल अलग है ना. वो चिड़चिड़ी है ना, है ना वो सॉफ्ट नेचर्ड है, वो बस है. हाँ, 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 वो बस है. So the यस. reality appears, what appears as reality is not real, right? सत असत की बात, right? Yes, Smita? Yeah. Are you done? Yeah, explaining, right? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी दुनिया के नजरिए है, लेकिन तुम किसी और दुनिया में जाओगे तो वहां के नियम अलग होते हैं, वहां के रूट अजम्पशंस अलग होते हैं. अब जैसे शेत की दुनिया में, जहाँ पे बॉडी है ही नहीं, जहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जहाँ पे टाइम और स्पेस वही है ही नहीं, तो वहां पे तो उनके नियम अलग होंगे ऑपरेट करने के, फिर भी वहां पे अस्तित्व है. वहां पे शेत और उनके साथीदार उस दुनिया में रह रहे हैं. ऊपर से उन्होंने कह दिया कि मेरी दुनिया और आपकी दुनिया में कोई बाउंड्री नहीं है, तो इट इज जस्ट वन स्पेस. ये भी उन्होंने कह दिया. अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं. When I communicate with your system, I must use and understand the root assumptions upon which it is based. As a teacher, it is part of my job to understand and use this, and I have had existences in many such systems as part of what you may call my basic training, though in your terms, my associates and I had other names for them. तो वो कह रहे हैं कि जब मैं नया था तो मुझे सिखाया गया कि कैसे तुम किसी और दुनिया में अपने, तुम्हारा सिखाने का जो काम है ये किस तरह से तुम कर सकते हो. तो हर एक की सिस्टम्स अलग होती है. तो वो समझो जैसे अभी पृथ्वी पे आकर हमसे ये बात कर रहे हैं, वो किसी और ब्रह्मांड में या कोई और दुनिया में जाकर किस कुछ और वहां पे वो यही बात भी अगर करना चाहे तो अब भी जैसे बात कर रहे हैं जेन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, आइडियाज के माध्यम से, वैसा वहां पे वो नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम ही अलग होगा. तो उधर के सिस्टम के अनुसार उनको सिखाना होगा. तो सिखाने के लिए भी सीखना पड़ता है. सब योगा टीचर्स है, राइट? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सबने किया है, शिक्षण शास्त्र, हाँ, हमने सब टीचिंग टेक्निक सीखे, मीडियम्स ऑफ टीचिंग सीखे, हमने काफी सारा अभ्यास किया. ममता का पेटेंट सब्जेक्ट था. सिखाने के लिए और ज्यादा सीखना पड़ता है. सिखाने के लिए बहुत सीखना पड़ता है, सही बात है, राइट? सो इस तरह से यहाँ पे वो बात करते हैं. और बोलते हैं उस शब्द भी अलग होते हैं. मतलब आप जिस तरह से समझ रहे हो अस्तित्व को, बहुत अलग समझना पड़ता है, अलग रीत से समझना पड़ता है. ठीक है?
You may take a break. 9:52 हुआ है. Jane was out of France almost immediately. I feel like someone on that TV show, she said, referring to a popular science fiction program we had seen earlier this evening. Which she tried to describe an image she had had just before Sheth began speaking, while saying it couldn't really be put into words. तो वो बोल रही है ऐसे लग रहा है वो ट्रांस में से बाहर निकल कर आई, और जेन कह रही है ऐसे लग रहा है जैसे शाम को हमने टीवी का जो प्रोग्राम देखा था साइंस फिक्शन का, उसके जैसे लग रहा है. और शेथ बात करने लगे उसके जस्ट एक क्षण पहले मैं मैंने एक चित्र देखा, मतलब मैंने एक विजन देखा. वो विजन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. वो कहती है, शब्द में बोलना मुश्किल है फिर भी, आई सॉ अ फील्ड ऑफ समथिंग लाइक स्टार्स. तो मुझे एक ऐसा तारों से भरी एक जगह दिखी. An idea would be projected out there by us against this field so that it seemed to explode. Yet really the idea's right here. ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक आइडिया आते ही वहां से एक तारा छूटा, या एक वहां पे कुछ उस फील्ड में बदलाव हो गया. लेकिन आइडिया तो इधर है ना, अब भी मेरे दिमाग में है. शी सेड, नॉडिंग टुवर्ड्स हर कप्ड हैंड्स विच शी हैड हेल्ड जस्ट बिलो हर चिन. तो बोल रही है, दोनों हाथ पकड़ के बोले, आइडिया तो इधर है, लेकिन लग रहा था जैसे वहां पे वो एक्सप्लोड हो रहा है. राइट. During break, Jane got a brief but clear message from Sheth. We should turn our bed back so that its head pointed north again instead of the west as it does now. अच्छा, ये भी होने से ये खत्म करने से पहले जेन के दिमाग में शेथ ने बात की. उन्होंने ना, उनका बेड नॉर्थ साउथ हुआ करता था, तो उन्होंने उसकी दिशा बदल दी थी. तो जेन के दिमाग में शेथ ने कहा कि बेड को फिर से घुमा दो. हाँ, तो ये इस तरह से पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं उनको. और ब्रेक लिया यहाँ पे, और आगे जो बात करेंगे वो कल करेंगे. बट स्मिता, आई कैन सी दैट यू वांटेड टू से समथिंग about this thing. An idea would be projected out there by us against this field so that it seemed to explode. Yet really the idea is right here. ये जब मैंने पढ़ा तब आपको कुछ बोलना था. It felt like you wanted to share. Okay, all right. I saw a field of something like stars, she says. Yeah, all right. Yes, it's almost time up, so we will also stop over here. फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा फीडबैक दे दो, कैसे लग रहा है सुनना, पढ़ना, आइडियाज, कुछ कोई भी एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ शेयर कर दो. 2 मिनट है अपने पास. जी अंजलि, बोलो ना, अनम्यूट हो जाओ. हा दीदी, तुम्ही म्हटलं ना की ते म्हणजे आयडिया डोक्यात आली आणि तिथे बदललं, तर म्हणजे आपले व्हायब्रेशन एवढे स्ट्रॉंग असतात की लगेच तो इफेक्ट समोर होतो. म्हणजे असं मी समजली. ऑलराइट. स्मिता, हा म्हणजे आपण you could एखाद्याबद्दल handle all विचार of केला this. की I हा don't want रागीट to आहे, talk. तर ते व्हायब्रेशन त्याच्यापर्यंत पोहोचून आणि आपल्या बरोबर त्याची प्रतिक्रिया तशी होते, म्हणजे जसं मगाशी स्मिता बोलली तसं. तर ते हे मी कन्क्लूड केलं. असं इज इट वाटतं. राईट? स्मिता, हँडल them. So it's perfect. No, correct. You understood this correctly. That see again, Anjali, एकदा परत तू सुरुवातीला काय बोलली ते बोल. आपल्या डोक्यात काय आलं आणि समोर तिथे त्याचे चेंज झालं. vibrations एवढे strong आयडिया असतात डोक्यात असं आहे बोलली. पण समोर चेंज, तर ते व्हायब्रेशन तिथपर्यंत लगेचच पोहोचतात ना. तर त्यांना असं सांगायचंय की द मोमेंट यू थिंक यू क्रिएट. या एक्झॅक्टली. आणि म्हणून तिला ते व्हिज्युअल दिसतं हे सगळं सांगितल्यानंतर की देयर इज अ फील्ड ऑफ लाईक स्टार्स अँड द आयडिया इज हिअर बट इट्स देअर. इट्स लाईक ॲज इफ इट्स एक्सप्लोडिंग देअर. म्हणजेच काय, द मोमेंट यू क्रिएट the moment you think you create, thought is the tool that is given to you for making your creativity. और अनुराधा ने हमको कैसे समझाया था कि और इसलिए जब जैसे अभी पतंजलि ने भी हमको बताया है कि तुम्हाला बळ हवं असेल तर हत्तीवरती लक्ष केंद्रित करा.
आणि मग ते बळ आपल्यामध्ये येऊ शकतं. ओके, परफेक्ट. the moment we think, hey, I can correlate Patanjali and this. थोडा थोडा यार. परफेक्ट परफेक्ट. तर तर अ, अ, जेव्हा आपण क्रिएट करतो आउट देअर इन दॅट फील्ड, इन दॅट युनिवर्स, दॅट थिंग इज जस्ट हॅपनिंग. आम्हाला हे कसं शिकवलं होतं की ती रियालिटी आहे ना, आपले स्वप्न आहेत ना, आपले विचार आहेत ना, त्याचा जेव्हा ध्यास घेतो ना आपण, मग ते हळूहळू हळूहळू या फिजिकल रियालिटीमध्ये येतं. तोपर्यंत आपण ऑलरेडी क्रिएट केलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय वॉन्ट टू क्रिएट अ ड्रीम हाऊस, okay, and I think of it. The moment I think of it, the idea is out there. It's exploded. I have created it. But it is still not come in my physical reality. वो तब तक मेरे physical reality में नहीं आता है जब तक मैं उसे और एनर्जी न दूं, उसका ध्यास न धरूं, उसके बारे में बार बार न सोचूं, उसके डिटेल्स के बारे में न सोचूं. और जैसे मैं उस पर पूरी तरह से फोकस करती हूँ, वैसे धीरे 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 वो मेरी फिजिकल रियलिटी बन जाता है. The energy gets condensed into form. हाँ, कैसे? जैसे बचपन में हम एक लेंस लेते थे और उससे हम पेपर जलाने का प्रयास करते थे. वो पूरी जब एनर्जी फोकस होती थी सूर्य की लेंस के माध्यम से, तो वो पेपर थोड़ी देर के बाद जलने लग जाता था. सिंपली लाइक दैट हम, ये जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये जो हमारा भगवान का गुण है कि यू कैन थिंक एंड क्रिएट, उसे हम रियलिटी में लाने के लिए उसका पतंजलि ने कहा वैसे ध्यास धरना है. हम्म. So you're right. संयम संयम. बिलकुल सही, बिलकुल सही. ब्युटिफुली सेड. खूप छान एक्सप्लेन केलंस. खूपच मस्त. अजून काय बोलायचंय जान्हवी? कोणाला काय सांगायचंय? ते पडद्याचं उदाहरण पण छान आहे ना. बिल्टिन ऍप वैसे ही खिडकीचा पडदा, हा, आपण आता तसं झालोय आणि हे सगळे पिक्चर चालू आहेत त्याच्यावर असं. किती मजा वाटते ना मग. हो. की आपल्याला जे दिसतंय आणि जे काही चालू आहे ते काहीच खरं नाहीये. आणि ना, हा, you न go. न न जड पासून हलवलं असं झालंय ते. असं असं हलवलं कोणीतरी येऊन, इथून जागी हो, हे सगळं स्वप्न आहे. हा स्मिता आणि बोल. ना, आणि ना, जेव्हा मी मागे पण हे शेअर केलेलं आहे. एकदा मी अॅनेस्थेशिया मध्ये होते एक छोट्याशा ऑपरेशन, कमिंग आउट मला आउट ऑफ द बॉडी एक्सपिरियन्स झाला ना, तेव्हा मी त्या खोलीच्या त्या वरच्या कोपऱ्यावर होते. आय वॉज स्लीपिंग डाऊन ऑन दिस साइड, पण मला मी तिथे दिसले आणि मला तेव्हा ही रियालिटी दिसली. त्याच्यामुळे आय कॅन अंडरस्टँड इट की सगळ्या भिंती आहेत ना, त्या अशा 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 हालत होत्या, सॉलिड नव्हत्या. आय कुड सी दॅट वेव, दॅट एनर्जी. त्याच्यामुळे ही जी त्यांनी सांगितलंय ना की तो टेबल आहे, त्याच्यावरती ते ऑरेंज आहे, ते पुस्तक आहे, सगळं आहे, पण ती सगळी एनर्जी आहे, ते सगळं इल्युजन आहे. आता जितका मग तो टेबल ते ऑरेंज आणि त्या ह्याला पुस्तकाला कसं धरू शकतो? तो धरू शकतो कारण ते पण इल्युजन आहे ना. पुस्तक आणि ऑरेंज पण इल्युजनच आहे आणि टेबल पण इल्युजनच आहे. सो टेबल पण असं होतोय आणि ते पण, ती पण वस्तू अशी अशी होतीये. So it can hold it. So all of it is an illusion. All of it is an illusion, but our minds are also made in such a way that we will see things in an illusion only. So our equipment is also in such a way that helps us, like your 3D glasses. So अपने जो ज्ञान इंद्रिय आहेत, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है, वो बने ही ऐसे है कि हमको वो वैसा दिखे. तो यही हमने ये दुनिया हमारी बनाई है और हमने एक बार सोच लिया कि चलो इस दुनिया में अस्तित्व लेके देखते हैं कि अस्तित्व कैसे होता है. ये हाउ इज इट ऑन दिस अर्थ स्कूल, लेट अस गो टू दिस स्कूल. दैट्स हाउ वी हैव कम ओवर हियर टू एक्सपीरियंस एन इल्यूजनरी वर्ल्ड. माया की दुनिया का अनुभव लेने आए हैं और कुछ है नहीं. So what Janvi was also saying ना. आता पुढे आपण सेट सारखं व्हायचं. No time, no space.
It is like Alice in Wonderland. Oh, hi, Jasmine. Yes, Alice in Wonderland. We have to consider our world as a wonderland. Only then we can have fun. Okay, be the Mad Hatter of the Alice in Wonderland. I would love to be the Mad Hatter character from Alice in Wonderland. सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो. कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है. Right. Wonderful. Lovely friends. Thank you so much. That was a great Thank you. discussion. And Thank you. I will see you tomorrow. We will be doing the next sutras also. दोनों आप अग्री करोगे, पतंजलि और ये दो शेद दोनों पैरेलल चल रहे हैं. All right. Thank you so much, friends. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank